स्वागत है साथियों आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। मित्रों, पिछले क्लास में आपने इसका पार्ट 2 पढ़ा था। अब इसका जो है पार्ट 3 में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। आप लोग देखने का काम कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कहा जा रहा है कि जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डैश डैश के द्वारा दिया गया, यानी कि यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, या जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है, या J.B. वाटसन के द्वारा दिया गया है, या लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। तो ये जो चार नाम है, ये चारों जो है साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है। E.L. थॉर्नडाइक जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और जीन पियाजे आपके स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब बच्चे सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। बार बार अभ्यास करेगा तो त्रुटियों को कम करते जाएगा। ठीक है, तो यह विचार किसके द्वारा दिया गया था? तो यह विचार E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। E.L. थॉर्नडाइक। इसका पूरा नाम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है। ठीक है, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 51 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? याद करना, गति करना, विचार करना या सहानुभूति करना। तो आपको बताना है कि जो चार कौशल है तो कौन कौशल ऐसा है जो संवेगात्मक यानी कि इमोशनल बुद्धि से संबंधित है। याद करना, गति करना, विचार करना या सहानुभूति देना। तो साथियों, इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा जरा आप लोग बताया जाए। तो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित बताना है। तो सहानुभूति देना ये आपका क्या हो जाएगा बताइए? संवेग से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 52 जो कि आपके स्क्रीन पे होगा। कहा जा रहा है कि बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। जी का मतलब क्या होता है यहाँ पे बताना है। स्मॉल जी का मतलब ध्यान रखिएगा। याद करना, अनुवांशिक बुद्धि या उत्पादक बुद्धि या समान बुद्धि या वैश्विक बुद्धि। तो देखिए, स्पीयरमैन के द्वारा 2 कारक दिया गया था, एक जी और एक एस। इस जी का मतलब होता है जनरल, ठीक है, जनरल, और इस एस का मतलब होता है स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट। तो यहाँ ये बताना है कि इस जी का मतलब क्या होगा, यानी कि इस जी का मतलब क्या हो जाएगा? सामान्य बुद्धि। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में सामान्य होगा वही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आपका राइट जवाब हो जाएगा, जो कि इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 54 ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। यानी कि इसमें से बताना है कि जो स्टर्नबर्ग के द्वारा त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया गया था तो उस सिद्धांत में से तीनों में से कौन उसमें से एक है। पहला व्यवहारिक बुद्धि, दूसरा ऑप्शन में दे रखा है प्रायोगिक बुद्धि, और तीसरा ऑप्शन में दे रखा है संसाधन पूर्ण बुद्धि, और चौथा ऑप्शन में दे रखा है गणितीय बुद्धि। तो ध्यान रखिएगा, स्टर्नबर्ग के द्वारा 3 स्तरीय जो बुद्धि दिया गया था उसमें पहला बुद्धि था आपका विश्लेषणात्मक बुद्धि, दूसरा जो है अनुभाविक बुद्धि और तीसरा व्यवहारिक बुद्धि। तो इसमें से बताना है कौन तीनों में से एक है। ठीक है,
तो देखिए, पहला व्यवहारिक बुद्धि तो है, दूसरा प्रायोगिक नहीं दिया था, इसका गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन संसाधनपूर्ण बुद्धि, ये भी नहीं दिया था तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा गणितीय बुद्धि, ये भी नहीं दिया था। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या चीज? व्यवहारिक बुद्धि। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए कंप्यूटर महोदय, नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 55 जो कि आपके स्क्रीन पे होगा, देखिएगा, पढ़िए और बनाने का काम कीजिए। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 55, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? यानी कि कौन ऐसा मनोवैज्ञानिक है, कौन ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? डेविड वेसलर, दूसरा ऑप्शन में एल्फ्रेड बिने, और तीसरा ऑप्शन में है चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, और चौथा है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो बुद्धि से संबंधित जितने तथ्य थे सबसे पहले एल्फ्रेड बिने और साइमन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एल्फ्रेड बिने। इसी का दोस्त थे कौन? थियोडोर साइमन। ठीक है, पेरिस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 56 जो कि आपके स्क्रीन पे होगा। कहा जा रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि आवश्यकता है? यानी कि बहुबुद्धि के सिद्धांत जो दिया गया है, उस सिद्धांत में से कौन ऐसा जो बुद्धि है जो एयरफोर्स पायलट बनने के लिए आवश्यक है? पहला अंतःवैयक्तिक, दूसरा भाषिक, तीसरा गतिक और चौथा अंतर्वैयक्तिक। तो इसमें से बताना है, 4 ऑप्शन दे रखा है, इसका क्या आंसर होगा जरा बताइए। एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सा बुद्धि की आवश्यकता होती है? तो अंतर्वैयक्तिक तो नहीं होगा, पहला इसका नहीं होगा। दूसरा की तरफ बढ़ा जाए, भाषिक जो कि भाषा से संबंधित होगा, यह भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन दे रखा है गतिक। ठीक है, ये उसी से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 57 जो कि आपके स्क्रीन पे होगा। कहा जा रहा है कि जिस बच्चे का बुद्धि 140 से अधिक जो है आईक्यू वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? अगर कोई बच्चा है तो जिसका आईक्यू इंटेलिजेंस कोशेंट, बुद्धि लब्धि बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 140 प्लस है यानी कि इससे अधिक है, तो उस बच्चे को आप किस श्रेणी में रखेंगे? ऐसे बच्चे मूर्ख होंगे, या मंद बुद्धि के होंगे, या सामान्य बुद्धि के होंगे, या प्रतिभाशाली बुद्धि के होंगे? बताया जाए क्या आंसर होगा इसका, इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा, जरा आप लोग जवाब दीजिए। चलिए, तो जिस बच्चे का IQ 140 से प्लस होगा, ऐसे बच्चे जो है क्या होते हैं? प्रतिभाशाली बालक होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 दिया हुआ है, सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 58 जो कि आपके स्क्रीन पे होगा, ध्यान दीजिए और बनाइए। कहा जा रहा है कि बिने साइमन, ठीक है, एल्फ्रेड बिने और उसका पूरा नाम थियोडोर साइमन था, ये दोनों दोस्त थे। इन्होंने मिलकर बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है, शुरुआती इन्हीं के द्वारा किया गया था। चलिए, तो कहा जा रहा है कि बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है किस चीज का? बताइएगा, सामान्य बुद्धि का, या विशिष्ट बुद्धि का, या जो है अभिवृत्ति का, या अभिक्षमता का? तो बिने साइमन परीक्षण के द्वारा किस का मापन किया जाता है, जरा यहाँ बताना है। यानी कि जी का, या एस का, ठीक है, या अभिवृत्ति का, ठीक है, या अभिक्षमता का? तो बिने साइमन परीक्षण द्वारा विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका क्या हो जाएगा? बोलिए, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि विशिष्ट बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है।
ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, इसको आप लोग पढ़िए और बनाइए, जो कि आपके स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है कि मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया, या गिलफोर्ड के द्वारा किया गया, या स्पीयरमैन के द्वारा किया गया, या बिने साइमन के द्वारा किया गया? तो मानसिक आयु यानी मेंटल एज, इसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका प्रत्यय यानी कि इससे संबंधित सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया है, यही बताना है आपको। तो थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया, या गिलफोर्ड के द्वारा किया गया था, या स्पीयरमैन के द्वारा किया गया था, या बिने साइमन के द्वारा किया गया था? बताया जाए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इस संबंध का सबसे पहले प्रयोग बिने और साइमन के द्वारा किया गया, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, बिने साइमन। ध्यान रखिएगा, इसका पूरा नाम जो है एल्फ्रेड बिने है और इसका पूरा नाम थियोडोर साइमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 60, जो कि आपके स्क्रीन पे होगा, पढ़िए और बनाने का काम कीजिए। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? यानी कि जो त्रिस्तरीय बुद्धि दिया गया उसमें से कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो उससे अभिप्राय नहीं है, उससे मतलब नहीं है इसको? पहला, पर्यावरण का पूर्ण निर्माण करना। तो पर्यावरण का पूर्ण निर्माण देखिए प्राकृतिक से संबंधित होना चाहिए, तो ये तो है, पहला ऑप्शन होगा। दूसरा, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, ऐसा नहीं, केवल सिर्फ अपने लिए ही व्यवहारिक रूप में विचार करना, ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन ये तो गलत हो जाएगा। तो यही आगे बढ़ते हैं, रुकिए आपको समझाते हैं। अब 3 देखिए, कहा जा रहा है इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं। बिल्कुल, तो ये सही है, सही गलत की तरफ बढ़ेंगे। चौथा है पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, ये भी है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब आपको नकारात्मक में देना है, सकारात्मक में नहीं। कहा जा रहा है कि अभिप्राय नहीं है, तो ये अभिप्राय नहीं है, केवल अपने बारे में, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप में विचार करना, ये अभिप्राय नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे फिर से। कहा जा रहा है कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। किस प्रकार का बुद्धि हो सकता है, यह आपको बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है संगीतमय बुद्धि, दूसरा दे रखा है अंतः व्यक्तिगत बुद्धि, और तीसरा आध्यात्मिक बुद्धि, और चौथा भाषा विषयक बुद्धि। तो संगीतमय का मतलब होता है संगीत से रिलेटेड बुद्धि, ठीक है। दूसरा दे रखा अंतः व्यक्तिगत बुद्धि, इसमें जो है आत्मबोध से रिलेटेड रहता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में कहा जा रहा है आध्यात्मिक, जो अध्यात्म से रहेगा, और चौथा भाषा विषयक, यानी कि वो भाषा पर पकड़ होगा उसको। तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या चीज? अंतः व्यक्तिगत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर जो कि 62 आपके स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? पहला अनुकूलन से, दूसरा स्मृति आधारित से, तीसरा अपसारी चिंतन से, और चौथा अभिसारी चिंतन से। तो पहला ऑप्शन जो दे रखा है अनुकूलन यानी कि समायोजन, तो इससे संबंधित नहीं होता है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा स्मृति आधारित चिंतन करना, तो ये भी नहीं होगा आपका, जो कि मेमोरी से होता है, याददाश्त से होता है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा दे रखा है क्या चीज? अपसारी चिंतन। इसको ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, अपसारी चिंतन।
देखिए इसमें क्या होता है, अपसारी चिंतन में विभिन्न रूप से, ठीक है, यानी कि सही और गलत के निर्णय के आधार पर जो है निर्णय लेना, ठीक है, अच्छाई और बुराई के आधार पर निर्णय लेना। ऐसा नहीं कि जो समाज में प्रचलन में चल रहा है उसी के आधार पर ले लेना, वो आपको अभिसारी में आता है। तो इसमें क्या है कि इसी को हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अपसारी चिंतन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि विभिन्न रूप से, विभिन्न मार्ग से होते हुए, ऐसे नहीं कि गलत है तो उसी पर निर्णय ले ले। तो इसमें क्या होता है, सही और गलत को देखते हुए इस पर निर्णय लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अपसारी चिंतन से आउट ऑफ द बॉक्स रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 63 कि कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपनी कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार की गई मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। पहला शारीरिक गति बोध बुद्धि, दूसरा संगीतमय बुद्धि, और तीसरा भाषाई बुद्धि, और चौथा स्थानिक बुद्धि। तो इसमें बताना है कि राघव के पास कौन सा बुद्धि पाया गया, सबसे अधिक उसमें कौन सा बुद्धि है। तो संगीत से रिलेटेड है तो उसमें संगीतमय बुद्धि पाएगा। ऑटोमेटिक इसका आंसर क्या हो जाएगा, संगीतमय बुद्धि, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, संगीतमय बुद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 64 जो कि आपके स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है कि 64 को देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन को देखिए और बनाइए। कहा जा रहा है कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी कि बुद्धि से संबंधित 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से बताना है कि सबसे उपयुक्त कौन है, यानी कि सबसे अच्छा कौन है। पहला, बुद्धि के केवल मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। दूसरा, बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधित कार्य प्रणाली है, जैसे उदाहरण दिया हुआ है प्रक्रमण की गति और संवेदी विभेद। और तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। और चौथा ऑप्शन दे रखा है कि बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित है। तो इन चारों ऑप्शन को देखना है और आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में सबसे बढ़िया कौन है, यानी कि सर्वाधिक उपयुक्त कौन है। तो पहला ऑप्शन, चारों ऑप्शन में आपने जो देखा इसमें से सबसे सर्वाधिक उपयुक्त आपका ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि बुद्धि बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 65। चलिए कंप्यूटर में हो जाए, क्वेश्चन नंबर 65 को लगा दिया जाए। कहा जा रहा है, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा आप लोग। सूची दे रखा है, उसको मिलान करना है आपको कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार मिलान करना है आपको। पहला, एक तरफ जो बुद्धि का प्रकार दे रखा है और दूसरे तरफ अंत अवस्था दे रखा है। संगीतात्मक दे रखा है, भाषिक दे रखा है, अंतर्व्यक्तिगत दे रखा है और जो है स्थानिक दे रखा है। और इसमें चिकित्सक, कवि, खिलाड़ी, वायलिन वादक और मूर्तिकार दे रखा है। तो यहाँ बताना है कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, जरा आप लोग बताइए। तो देखिए संगीतमय जो बुद्धि होगा, संगीतात्मक जो बुद्धि होगा वो वायलिन वादक होगा, वायलिन से रिलेटेड है। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा पहला का। भाषिक बुद्धि किससे रिलेटेड होगा, कवि से रिलेटेड होगा, तो इसका कवि 2 में दे रखा है। तीसरा, अंतर्व्यक्तिगत जो कि खिलाड़ी से संबंधित होगा, तो खिलाड़ी आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। सॉरी, खिलाड़ी से नहीं होगा, ये आपका मूर्तिकार से होगा, ठीक है।
जो कि ऑप्शन नंबर 5 होगा इसका। और चौथा अस्थानिक दे रखा है, तो अस्थानिक जो है खिलाड़ी से होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका 4, 2, 5, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 66 जो कि आपके स्क्रीन पे है, इसको पढ़िए और बनाइए। कहा जा रहा है कि बुद्धि है। बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, एक अकेला और जातीय विचार है, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है, एक विशिष्ट योग्यता है। तो आपको लग रहा होगा कि सब सही है, लेकिन आपको बताना है कि इस 4 ऑप्शन में से कौन सबसे उपयुक्त है, सर्वाधिक उपयुक्त बताना रहता है। ठीक है, तो बताइए बुद्धि क्या है, क्या जवाब होगा इस क्वेश्चन का, जरा आप लोग जवाब देने का काम करें। तो ऑप्शन नंबर 1 को अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो सामर्थ्यों का समुच्चय, उसमें सभी ऑप्शन आपके पुटअप हो जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बुद्धि जो है सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 67 जो कि आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है, पढ़िए और बनाइए, कि हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है। हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो क्या सुझाता है बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। पहला ऑप्शन दे रखा है कि बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि यानी कि IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? पहला बताना है, सबसे उपयुक्त बताना है आपको। दूसरा, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। तीसरा, क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। चौथा, हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 विभिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो। तो हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है ये क्या सुझाता है, यहाँ बताना है आपको। बताइए। तो ऑप्शन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि बुद्धि को केवल यानी कि IQ यानी कि बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं, सिर्फ IQ से ही आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं। दूसरा, कहा जा रहा है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। बिल्कुल, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुबुद्धियों के एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 68 जो कि आपके स्क्रीन पे है, पढ़िए और बनाइए। कहा जा रहा है कि यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे, रिक्त स्थान को भरना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो बच्चा जिसका IQ लेवल बढ़िया है तो डैश डैश में उच्च होगा। पहला, सृजनशीलता में यानी कि क्रिएटिविटी माइंड वाले होंगे, या दूसरा अध्ययन में होगा, तीसरा विश्लेषण करने में होगा, चौथा अच्छे अंक प्राप्त करने में होगा। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा जरा बताना है। यानी कि इसका कहने का सेंस ये है, जिस बच्चे का IQ लेवल मान लेते 140 से प्लस होगा, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो बच्चा क्या हो सकता है, सृजनशील भी होगा यानी कि क्रिएटिविटी माइंड वाला भी होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि क्या चीज हो जाएगा, सृजनशीलता। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर उसका IQ लेवल ज्यादा है तो वो सृजनशील हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 जो कि आपके स्क्रीन पे है, पढ़िए और बनाइए। कहा जा रहा है कि निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन में के लिए नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पे जरा अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है नहीं किया जाता है, बच्चा लोग यस में मार देता है, पॉजिटिव में गलती कर देता है।
तो निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति यानी कि मेमोरी के मापन के लिए नहीं किया जाता है? प्रत्यावाहन विधि, दूसरा तार्किक विधि, तीसरा पहचान विधि और चौथा पुनः सीखना विधि। तो इसमें से बताना है कि कौन ऐसा विधि है जो मेमोरी मापन से संबंधित नहीं है। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब, कमेंट कीजिए आप लोग। तो आपका तार्किक जो बुद्धि है ये आपका मेमोरी से संबंधित नहीं है, ठीक है, स्मृति मापन से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका क्या हो जाएगा? तार्किक विधि, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 जो कि आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से पढ़िए और बनाइए। कहा जा रहा है कि स्पीयरमैन यानी कि ये आपका साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है? इस कारक यानी कि स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट बुद्धि, जी कारक यानी कि जनरल यानी कि सामान्य बुद्धि, उसी को हिंदी में दे रखा है तीसरे ऑप्शन में विशिष्ट कारक यानी कि एस कारक, ठीक है। चौथा सांस्कृतिक बुद्धि। तो यहाँ बताना है कि जो स्पीयरमैन के अनुसार 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा जरा आप लोग बताएं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपका एस कारक यानी कि स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट, और दूसरा दे रखा है जी कारक यानी कि जनरल यानी कि समान। तो तर्क करने की क्षमता यानी कि स्पीयरमैन के 1904 के अनुसार यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या चीज? जी कारक, सामान्य बुद्धि। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 71 जो कि आपके स्क्रीन पे होगा। देखिए आप लोग पूरा चैप्टर को पढ़ चुके हैं, इसके बाद इसका जो है जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में उसको मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। पढ़िए और बनाइए। 71 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? अब बताना है आपको त्रियामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कितने कारक है, यहाँ आपको स्पष्ट करना है। पहला दे रखा है 90 कारक, ठीक है। दूसरा दे रखा है 110 कारक, और तीसरा दे रखा है 135 कारक, और चौथा दे रखा है 120 कारक। तो यहाँ बताना है कि क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब, जरा आप लोग बताइए। तो पहला आपका दे रखा है 90 कारक, तो ये नहीं होगा। दूसरा 110 कारक, तो त्रियामी सिद्धांत के अनुसार 110 कारक होते हैं बुद्धि के, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। जो कि आपके स्क्रीन पे है, पढ़िए और बनाइए। कहा जा रहा है कि रेमंड कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तिगतशील गुणों की संख्या कितनी है? ये भी मनोवैज्ञानिक है। तो रेमंड कैटल के द्वारा विश्लेषित किए गए हैं व्यक्तिगतशील गुणों की संख्या बताना है। पहला दे रखा है 13, ध्यान दीजिएगा। दूसरा दे रखा है कितना? 15, और तीसरा दे रखा है 16, और चौथा दे रखा है 14। तो यहाँ बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा, जरा आप लोग बताइए। तो रेमंड कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितना है? तो 16 है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। जितने पूछे गए थे उसको मैंने सोल्व करा दिया बुद्धि चैप्टर से। जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे घंटी को दबा देंगे ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन जाए तो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके।